नमस्कार, मैं महेंद्र अमूले। आज हम एमपीपीएससी संखनाद 2022-23 के एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी सेशन के अंतर्गत यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस जनरल साइंस की सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज एग्ज़ाम प्लानर लेकर आपके बीच में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक जो हमारे पाठ्यक्रम में डायरेक्टली यहाँ पर है सिलेबस के अंदर। वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस में, डायरेक्टली एक पॉइंट लिखा हुआ है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड देयर अचीवमेंट्स एंड सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सैटेलाइट्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो हम इसमें जो काम की बुनियादी बातें हैं उनको कॉन्सेप्चुअल तरीके से यहाँ पर क्लियर करेंगे और फिर जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के बाद जो है हम कोर सेक्टर, अप्लाइड सेक्टर और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ फिर उसकी एप्लीकेशन पे काम करेंगे। टू द पॉइंट बातें होंगी। स्पेस टेक्नोलॉजी, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करना है कि भाई स्पेस क्या है। स्पेस जो जहाँ पर मास 0 होता है और कहीं ना कहीं द्रव्यमान जो है अंतरिक्ष के अंदर जो है 0 होता है और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो भी 0 होता है, वो कंडीशन कहलाती है स्पेस। और अगर हम बात करें अर्थ से 400 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये जो लोकेशन है वो इनर स्पेस, और उसके बाद जो 400 किलोमीटर के ऊपर वाली स्थिति है वो है आउटर स्पेस अर्थात बाह्य अंतरिक्ष। और इसके भी ऊपर अगर हम जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डीप स्पेस है जहाँ पर हम दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष के बारे में बात करते हैं। तो अब अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले अर्थ से जो 400 किलोमीटर के ऊपर की स्टडी को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर जो इनर पार्ट की स्टडी के लिए रॉकेट्स भेजे जाते हैं उनको हम साउंडिंग रॉकेट कहते हैं। जबकि ऊपर अगर हम देखें 400 किलोमीटर के ऊपर तो यहाँ पर जो रॉकेट भेजे जाते हैं आउटर स्पेस में उनको जो है हम उपग्रह कहते हैं या सैटेलाइट कहते हैं, और जो दूसरे ग्रह में भेजे जाते हैं उनको हम स्पेस प्रोब कहते हैं। भारत में अगर हमें समझने की कोशिश करें तो नेशनल स्पेस प्रोग्राम जो 1972 में स्टार्ट हुआ था, उस प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम रॉकेट और सैटेलाइट के लिए योजनाएं बनाई गई। रॉकेट भी 2 तरीके के, साउंडिंग रॉकेट जो इनर स्पेस की स्टडी करते हैं और लॉन्चिंग रॉकेट जो आउटर स्पेस की स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो सैटेलाइट्स हैं वो भी 2 तरीके के हैं। एक इंडियन रिमोट सेंसिंग है जो हम लोग ज्योग्राफी, एडवांस ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पढ़ेंगे, जीआईएस जीपीएस को लेकर के, और दूसरा जो है वो इनसेट है। तो जो इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम है वो 1988 में स्टार्ट किया गया था, जबकि जो इनसेट प्रोग्राम वो 1983 में स्टार्ट किया गया था। तो उस पर एक बारी बारी से हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बेसिक बात करने जा रहे हैं कि भारत में इनर स्पेस की स्टडी को सबसे ज़्यादा अगर तवज्जो किसने दी तो विक्रम साराभाई ने दी, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जबकि आउटर स्पेस की स्टडी को भारत में सबसे ज़्यादा तवज्जो दी वो सतीश धवन जी ने दी, उनको सैटेलाइट मैन कहा जाता है। और जो डीप स्पेस के बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी भारत में किया वो माधवन नायर जी ने किया। निश्चित तौर पर एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में इस बार ये सिलेबस रखा गया है और इसरो के अंतर्गत व्योम मित्र अभियान को जो गगनयान के अंतर्गत छोड़ा गया, लास्ट टाइम एमपीपीएससी ने प्रिलिमिनरी में वहाँ से क्वेश्चन भी बनाया था, मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे लेख लिखिए, है ना। तो इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो हमें पढ़ते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमारा साथ में मेंस को लेकर भी लगभग तैयार हो, और डीप स्टडी रहेगी तो चीज़ें पॉजिटिवली आपको समझ में आएंगी। तो ये पूरा का पूरा भाग, तो इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस, ये तीनों की स्टडी जब की जाती है तो वो तीनों की स्टडी को ही जो है हम लोग वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस, ये तीनों की स्टडी को जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और इनर स्पेस के अंतर्गत 0 से 400 किलोमीटर वाला क्षेत्र आता है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वहाँ पे गैसीय माध्यम होता है और इसको इनर स्पेस कहा जाता है। भारत में विक्रम साराभाई जी को जो है फादर ऑफ इनर स्पेस के तौर पे जाना जाता है। और इनर स्पेस पे सबसे पहले जो है रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट जो छोड़ा गया था वो रॉकेट था रोहिणी 65, जबकि नाइक अपाचे जो कि आपके थुम्बा से छोड़ा गया था नासा का, वो 1963 में छोड़ा गया था। वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में पहला साउंडिंग रॉकेट था।
भारत में इनर स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा फेमस नाम है वो है आपके रितु करिधन श्रीवास्तव जी का। और रितु करिधन श्रीवास्तव जो है वो भारत के अंदर रॉकेट सेक्टर में जानी जाती है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे रॉकेट मैन जो है विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है, वैसे ही रितु करिधन श्रीवास्तव जी को जो है रॉकेट वुमेन भी कहा जाता है इनर स्पेस के लिए। अब हम बात करते हैं आउटर स्पेस की। तो आउटर स्पेस जो 400 किलोमीटर के ऊपर वाला क्षेत्र है वो आउटर स्पेस कहलाता है। 400 से लेकर 40,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र। और इसमें जो भी अभियान भेजे जाते हैं उनको जो है हम लोग सैटेलाइट्स कहते हैं। जैसे अभी इनर स्पेस में जो भी अभियान भेजे गए उनको हमने जो है आपके साउंडिंग रॉकेट कहा। उसी तरीके से आउटर स्पेस में जो भी छोड़े जाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। और आपके पाठ्यक्रम में उपग्रह और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी सिलेबस में है, तो हमें बेसिक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। पहले अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष में इनर स्पेस क्या होते हैं, आउटर स्पेस क्या होते हैं, और इसके अलावा जो है वो डीप स्पेस क्या होते हैं, किन किन महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का इस क्षेत्र में और किन किन महत्वपूर्ण संस्थाओं का इस क्षेत्र में योगदान है। तो चीज़ें हम भली मानती फिर समझ पाएंगे। और फिर हम रीड एंड डाइजेस्ट विंडो सिस्टम करेंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक की एंडिंग में। और फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी उसमें को कितनी चीज़ें याद हैं। तो जो 400 से 40,000 किलोमीटर का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा कहलाता है आउटर स्पेस। और इसमें लो अर्थ ऑर्बिट आती है 400 से 2000, मीडियम अर्थ ऑर्बिट आती है 2000 से 36,000, और फिर 36,000 से भी ऊपर जो 40,000 का एरिया है उसमें हायर अर्थ ऑर्बिट आती है। और ये तीनों ही क्षेत्रों में जो है यहाँ पर छोड़ा जाता है सैटेलाइट्स को। और फादर ऑफ सैटेलाइट मैंने बताया सतीश धवन जी है। और हरिकोटा का नाम 2001 में इन्हीं के नाम पे सतीश धवन सेंटर पड़ा और इनको सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसी तरीके से सैटेलाइट मेन जैसे इनको कहा जाता है तो उमेन के तौर पे जो है टीके अनुराधा जी का नाम इस क्षेत्र में फेमस है ना। तो सैटेलाइट उमेन जो है वो टीके अनुराधा जी को कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रॉकेट साइंस के क्षेत्र में विक्रम साराभाई साहब को जो है वो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वैसे रॉकेट वुमेन जो है रितु करिधन श्रीवास्तव जी को कहा जाता है। वैसे आउटर स्पेस के क्षेत्र में काम करने के लिए जहाँ फादर ऑफ सैटेलाइट सतीश धवन जी को कहा जाता है, वहीं महिला वैज्ञानिकों के तौर पर टीके अनुराधा जी का नाम इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे डीप स्पेस की। तो डीप स्पेस वो स्पेस होता है जहां पर हम दूसरे ग्रह में जाकर के अपने मिशन को कामयाब करने का प्रयास करते हैं। जैसे चंद्रयान 1 छोड़ा गया था PSLV-C11 के द्वारा 22 अक्टूबर 2008 में, और चंद्रयान 2 जो छोड़ा गया था वो भी छोड़ा गया था आपके 22 जुलाई 2019 को। और करीब करीब 95% सक्सेस था। इसमें हमने जो है यहाँ पे विक्रम और प्रज्ञान नाम के जो है यहाँ पे लैंडर और रोवर भी भेजे थे। और कुछ किलोमीटर जाने पे जो है संपर्क टूट गया था, जिस वजह से कंप्लीटली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसको PSLV जो है हमने GSLV MK3 के द्वारा छोड़ा था। अब बात करेंगे हम मंगलयान की। तो मंगलयान 1 जो है हमने 5 मिशन फॉर मार्स 5 नवंबर 2013 को छोड़ा था, और ये करीब करीब 24 सितंबर 2014 में जो है ये PSLV-C25 के द्वारा छोड़ा गया था। तो ये बहुत सारे अभियान है। अभी हम लोग मंगलयान 2 2024 में प्लान कर रहे हैं, है ना। मंगलयान 2 हम 2024 में प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा हम गगनयान पे प्लान कर रहे हैं। अभी हमारा नासा के साथ जो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी 1958 में बनी है, एक निसार अभियान पे भी काम चल रहा है। साथ ही साथ हम शुक्रयान 1 को लेकर भी काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी डीप स्पेस के क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाता है वो जाना जाता है माधवन नायर जी को। और महिलाओं में जो है नंदिनी हरिनाथ, है ना, महिलाओं में जो नंदिनी हरिनाथ है उनको इस क्षेत्र में प्रमुखता से जाना जाता है, नंदिनी हरिनाथ को डीप स्पेस के क्षेत्र में। और भी भविष्य में जो योजना है वो आपके चंद्रयान 3, है ना, चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 छोड़ने की है। 2023 में चंद्रयान 3 छोड़ेंगे, 2024 में चंद्रयान 4 छोड़ेंगे और 2025 में हम चंद्रयान 5 छोड़ेंगे, है ना। और कहीं ना कहीं भले हम अंतरिक्ष में एक चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिए इस आचरण को हम आज भी नहीं सीख पाए हैं, लेकिन इस हम प्रयास करने की जरूरत है। और ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है मानव रहित प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट एनवी। और ये जो स्मार्ट एनवी प्रोजेक्ट है इस पर इन दिनों IIT कानपुर में काम चल रहा है सुष्मित सेन जी के नेतृत्व में। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ये मानव रहित प्रोजेक्ट है और इस पर तेजी से काम इस समय चल रहा है। और निश्चित तौर पर चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 जो भविष्य में एक नई इतिहास लिखने की ओर अग्रसर है और भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण देश बन जाएगा जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसके पहले चंद्रयान
अभियान के पहले लोगों ने यहाँ पे अभियान नहीं भेजा, है ना। अपोलो जो है 9, अपोलो 11 यूएसए ऑलरेडी छोड़ चुका था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। लूना अभियान, लूना 9, लूना 10 ये रशिया के द्वारा छोड़े गए। जापान जैसे देश ने अपना अभियान चंद्रमा पर भेजा था हितेन नाम से। पाकिस्तान ने भी 1990 के दशक में बद्र नाम से एक अभियान भेजा था। हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्ग मार्च 5, जो काफ़ी करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय है, तो लॉन्ग मार्च 5 भी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। तो ये मैंने एक कुछ बेसिक बातें बताई, और नंदिनी सतपथी जी का नाम आपको याद रखना है, जो डीप स्पेस के क्षेत्र में प्रमुखता से लिया जाता है। और फिर हम थोड़ा सा इसरो का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि आपके सिलेबस में है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संगठन और उपग्रह से जुड़ी हुई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या क्या है, तो इसलिए हमें सारी चीज़ों को बहुत ही आराम से पढ़ना है। अभी तक की क्लास में जो मैंने डिस्कशन किया वो 3 महत्वपूर्ण बातें करी। सबसे पहले इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस की स्टडी को हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और डीप स्पेस तक हम जा चुके हैं दूसरे के ग्रहों में, और इनर स्पेस जो है वहाँ पे जो रॉकेट एटमॉस्फेयर के अंदर इंटरनल जानकारी के लिए भेजे जाते हैं उनको हम साउंडिंग रॉकेट कहते हैं। मैंने बताया कि रोहिणी 65 जो है भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट है जो छोड़ा गया था, और नाइक अपाची जो है वो यूएसए का था जो 1963 में छोड़ा गया था। इसके बाद ही हमें आर्यभट्ट और स्पुतनिक 1 और तमाम प्रकार के जो सफल अभियान एप्पल, रोहिणी, इस दिशा में काम करने का जो है मौका मिला। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, विक्रम साराभाई को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ऋतु करिधर श्रीवास्तव को वुमेन ऑफ रॉकेट के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से जो आउटर स्पेस है वो 400 से 40,000 किलोमीटर तक है, और इस क्षेत्र में सतीश धवन जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, और महिला वैज्ञानिकों में टीके अनुराधा जी का। और हमारे भारत के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि हमने आउटर स्पेस में भी चंद्रयान 1 जो 2008 22 अक्टूबर को छोड़ा गया, चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई 2019 को हमने आंशिक तौर पर सफलता प्राप्त करी, उसे छोड़ा। भविष्य में चंद्रयान 3, 4, 5 हम छोड़ने वाले हैं। गगनयान पे काम चल रहा है, शुक्रयान पे काम चल रहा है, निशार अभियान हम नासा के साथ मिलकर इस समय प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे अभियान, हम आदित्य L1 पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे इस समय चल रहे हैं जहाँ पर हम आउटर स्पेस में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो डीप स्पेस है, दूसरे ग्रहों में जाने के प्रयास, तो इस क्षेत्र में माधवन नायर जी जो कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे स्पेस टेक्नोलॉजी के, और इनके साथ ही साथ महिला जो डीप स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए नंदिनी हरिनाथ जी, है ना, नंदिनी सतपथी हरिनाथ जी, ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, वो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमने एक बेसिक आइडिया अपना दिमाग में सेट किया कि भाई हमारा इनर स्पेस, आउटर स्पेस और ये जो डीप स्पेस है यहाँ पे क्या काम हो रहा है। अब अगर फेमस पर्सनालिटी की बात करें हम, तो फेमस पर्सनालिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है यहाँ पर जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसरो। इसरो जो है वो 15 अगस्त 1969 को बना, और विक्रम साराभाई इसके पहले चेयरमैन थे, ठीक है। और विक्रम साराभाई इसके पहले चेयरमैन थे, लेकिन इसरो का जो पुराना नाम है, पहली चीज़ तो आपको ये बता दूँ, इसरो का पुराना नाम जो है वो इंकोस्पार है। इंकोस्पार मीन्स यहाँ पर है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और 1962 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ये संस्था बनी थी। विक्रम साराभाई फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर वर्क करते थे, और वहीं से उन्होंने 1957 में स्पुतनिक 1 यूएसएसआर के सहयोग से छुड़वाने में काफ़ी अहम रोल अदा किया था। और स्पुतनिक 1 अगर कभी आ जाए आपको स्पुतनिक 1 क्या है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। आपको याद रखना है स्पुतनिक 1 जो है वो 1957 है ना। अभी ये स्पुतनिक 1 के अलावा अभी एक और चर्चा चल रही है, वो है स्पुतनिक 5 की। ये जो है जैसे हमारा कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगा ना, उसी तरीके का रशिया का एक वैक्सीन है, तो ये स्पुतनिक 5 उन्होंने नाम रखा हुआ है। उससे आप याद रखना, करंट अफेयर्स में पूछ सकता है, अभिभावकों की किसी परीक्षा में पूछा भी गया था। तो ये आपका विक्रम साराभाई। और इसी इंकोस्पार को, जो कि इसरो का पुराना नाम है, 1969 में जो है 15 अगस्त को इसरो बना। अभी इसरो के जो प्रमुख हैं वो सिवान साहब थे, उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया है। और अभी जो है सोमनाथ जी, है ना, सोमनाथ जी को जो है अभी जो है सोमनाथ साहब जो है इसमें इसरो के अभी वर्तमान में प्रमुख यहाँ पर बन गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिवान जी का कार्यकाल खत्म हो गया है और सोमनाथ जी जो है वो अभी इसरो के यहाँ पर प्रमुख बन गए। तो ये हमने स्पुतनिक 1 के माध्यम से जो है अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत की, और दुनिया का पहला मानव निर्मित अभियान यहाँ पे हमने छोड़ा। और 1962 में हमने स्पुतनिक 1 जब 57 में छोड़ा गया था, तो हमने एक संस्था बनाई, और वही इंकोस्पार बाद में जाकर के जो है 15 अगस्त 69 को बेंगलुरु में इसरो के रूप में सामने आई। और ये इसरो
जो इसके पहले चेयरमैन जो थे जब बना था तो सतीश धवन जी सबसे पहले जो थे वो विक्रम साराभाई जी थे 69 से लेकर 72 तक। फिर विक्रम साराभाई जी के बाद सतीश धवन जी थे 69-72। जब विक्रम साराभाई जी ने अपना कार्यकाल खत्म किया तो सतीश धवन जी 72 से 84 तक थे, काफ़ी लंबा समय था उनका। फिर उसके बाद UR राव साहब आए, वो 84 से लेकर के 94 में आए। और UR राव साहब के बाद फिर कस्तूरी रंगन जी आए, वो 94 से लेकर के जो है वो आपके 2003 तक रहे। फिर माधवन नायर जी 2003 से 2009 तक रहे, जिनको डीप स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। फिर के राधाकृष्णन जी 2009 से लेकर 2014 तक रहे। फिर किरण कुमार जी वो करीब 2014 से 18 तक रहे। और उसके बाद फिर के सिवान जी आए 2018 से भी हाल ही में। और अभी जो है सोमनाथ जी जो है अभी नए चेयरमैन इसरो के बन गए, है ना, ये आपको याद रखना है। बीच में कुछ 12 दिन के लिए शैलेश नायक करके एक IAS ऑफिसर है, उनको भी बागडोर दी गई थी। अब हमने कब कब कौन कौन सा अभियान देखा यहाँ पे छोड़ा है उसको थोड़ा देख लेंगे आप। स्पुतनिक 1 1957 हमारे क्लास नोट से साहब, क्लास नोट्स में हम बहुत ही प्रॉपर सिस्टम के साथ पढ़ाते हैं और हमारी कोशिश रहेगी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में गुणवत्ता के स्तर पर कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए। और पूरी ईमानदारी के साथ हम यहाँ पे यूनिट जो है 7 स्टार्ट किया हमने। और इस बार हम पूरी ईमानदारी के साथ ये उपग्रह वाला टॉपिक पूरा अच्छे से यहाँ पे 100% अपना देने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद पूरे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर पूरा 100% देंगे। और जितने भी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है, आपके फूड प्रोसेसिंग इंडिया है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडिया, इसके अलावा जो प्रदूषण वाला टॉपिक अलग से और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, साथ ही साथ मानव शरीर की संरचना और मूलभूत विज्ञान के सिद्धांत, सारे टॉपिक हम यूनिट 7 में यहाँ कवर करेंगे, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनिट 7 है ना जो साइंस टेक वाली है, यूनिट 9 IT और कम्युनिकेशन वाली, यूनिट 10 आयोग और यूनिट 8 करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स, ये टेक्निकल पोर्शन में ये हम बिल्कुल आपको जो है कंप्लीटली यहाँ पर कवर कराएंगे। बहुत शानदार तरीके से हम 25 से 30 घंटे में कंप्लीट कराएंगे। और टेक्निकल टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बेसिक एडवांस अप्लाइड, और यूनिट 10 आयोग और यूनिट 8 करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स। और फिर MP का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स वाला पोर्शन MP का जो है, MP का GK विविध मिसलिनियस। और फिर जो बेसिक कंसेप्चुअल टॉपिक है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, जनरल साइंस, वो सारी चीज़ें तो हम कराएंगे ही कराएंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं साहब ये क्या है। स्पुतनिक 1 बना था 1957 में, स्पुतनिक 1 को 1957 में, इनको स्पार बना 62 में। और जब इनको स्पार ने अपना काम करना चालू किया अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करना चालू किया, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार प्रगति बढ़ती गई। और आज़ादी के बाद तो हम बिल्कुल शून्य थे। आज जिस सृजनात्मक स्थिति में हम हैं और करोड़ों रुपए आज इसरो के माध्यम से हम विभिन्न अभियानों को बेच के कमा रहे हैं, तो वो स्थिति हमारी शुरुआत में नहीं थी। तो इसरो जो है कहीं ना कहीं 1969 में 15 अगस्त को बनता है, बाद में फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनता है 75 में, फिर स्पेस कमीशन बनाया जाता है 72 में, और फिर स्पेस प्रोग्राम को लेकर के 72 में यहाँ पर डिटेल में काम चालू होता है कि रॉकेट कैसे छोड़े जाएंगे, सैटेलाइट कैसे छोड़े जाएंगे, और ये तमाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में काम होता है। भारत में एक CSIR करके संस्था है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो 1942 में बनी और भारत का विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे प्रमुख तौर पे संस्था जानी जाती है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और ये महत्वपूर्ण संस्था भारत के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से जानी जाती है। शांति स्वरूप भटनागर जो इसके पहले चेयरमैन थे, उनके नाम पर 1958 से शांति स्वरूप भटनागर भारत का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार भी इनके नाम पर दिया जाता है। अब हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना 72 में और नेशनल स्पेस प्लानिंग आई, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पहले संस्थागत विकास किया। हमने इसरो के अंदर जो है फेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पे काम किया और हमने फेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में बहुत सारी संस्थाएं बनाई। उसके बाद हमने फेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे काम किया और फिर फेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हमने तकनीकी प्रशिक्षण के चरण के तहत काम किया और फिर फेज ऑफ हमने टेक्नोलॉजिकल स्पेशलिटी पे काम किया। और इस तरीके से हमने अपने कार्य को 3 पद्धतियों से यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास किया। पहले फेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, फिर फेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और फेज ऑफ फिर टेक्निकल स्पेशलिटी। और इसमें हमने संस्थागत संस्थाओं का विकास किया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जब हमारा बन गया तो फिर हमने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में इसरो को बेंगलुरु में शिफ्ट किया, NRSA हैदराबाद में शिफ्ट किया, फिजिकल जो रेगुलेटरी लेबोरेटरी जो है वो रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में शिफ्ट करी और NNRMA हैदराबाद में किया। और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हमने यहाँ पर बनाई और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट किया। इसमें हमने इसरो को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ा। 1969 हेडक्वार्टर, विश्व स्तर पर नासा जो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी है जो वाशिंगटन में है, कैप कैनेडी में,
है ना। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो 22 देशों के साथ मिलकर उन्होंने संस्था बनाई हुई है, जिसका हेडक्वार्टर आपके पेरिस में है, और कोरू से जो है यहाँ पर जो है लॉन्चिंग सेंटर इन्होंने डेवलप करके रखा है। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। और हमारे यहाँ पे इसरो की 2 कमर्शियल यूनिट्स भी हैं। एक तो पहले से थी जो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1992 में, जो एक मिनी रत्न कंपनी भी है, और अंतरिक्ष डेवाश डील को लेकर माधवन नायर जी के कार्यकाल के दौरान काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो ये जो इसरो की 2 वाणिज्यिक संस्थाएं हैं, ये 2 वाणिज्यिक संस्थाएं आपको अपने जहन में रखनी है। जो पहली वाणिज्यिक संस्था है, यहाँ पर पहली वाणिज्यिक संस्था है वो है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो 1992 में बनी थी। जितनी भी स्पेस से संबंधित डील होती है यही करती है, और ये एक मिनी रत्न भी है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका। और दूसरी एक जो संस्था है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि 6 मार्च 2019 को बनी है, और ये भी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो एक तो आपका इसरो है, इसरो के अंदर 2 कमर्शियल यूनिट है ना। फिर नासा है, अमेरिका की एजेंसी है जो 58 में बनी, और यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो 1975 में बनी 22 देशों के साथ मिलाकर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। एक बार यूपीएससी ने जोड़ी बनाने में दे दिया था, है ना। क्रम बताओ भैया, नासा, इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी पहले कौन बना? तो पहले नासा बनी, फिर इसरो बनी, फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी बनी, याद रखेंगे आप। अब ये अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन क्योंकि एक नई यूनिट है, इंपॉर्टेंट है ना। ये एक कमर्शियल यूनिट है। 1992 में इसरो की वाणिज्यिक कंपनी बनी। जितनी भी इसरो संबंधित डील होती है, मार्केटिंग का काम होता है, ये अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड करता है। और ये 1992 में बना क्योंकि प्रॉफिट में है, 300 करोड़ 400 करोड़ की, इसलिए मिनी रत्न भी है। और जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये मार्च 2019 में डेवलप की गई। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण यूरोपीय स्पेस एजेंसी, बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो है कमर्शियल यूनिट है, इंपॉर्टेंट है। और विक्रम साराभाई सेंटर जो है वो आपके थुम्बा में है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है विक्रम साराभाई सेंटर क्योंकि ये मैंने बताया ना, आपके पाठ्यक्रम में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित वैज्ञानिक संस्थाएं, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पूरा आपको पढ़ना है, तो डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा में है, तिरुवनंतपुरम में। और बेसिकली ये रॉकेट बनाने वाली इसरो की एक महत्वपूर्ण संस्था है। भारत में जितने भी महत्वपूर्ण रॉकेट से संबंधित काम होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, वो यही संस्था जो है यहाँ पर करती है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। भारत में सभी प्रकार के रॉकेट इस संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे SLV-3 जो 1973 में बनाया गया, लॉन्चिंग व्हीकल सैटेलाइट है ना, कलाम साहब का विशेष योगदान था इसमें। लॉन्चिंग व्हीकल सैटेलाइट तो SLV-3 79 में, और ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 87 में, और पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 93 में, और जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 2001 में। और इसके अलावा भी जो GSLV MK2 MK3 है ना, ये जो बने हैं 2017 में, और इसके बाद जो गगनयान 2020 में बन रहे हैं। तो जितना भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में ये रॉकेट का निर्माण है, ये पूरा पूरा थुम्बा में होता है। और APJ कलाम साहब का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में रहा है। 2017 के MPPSC मेंस के पेपर 3 में क्वेश्चन भी था कि कलाम साहब के योगदान को विस्तार से बताइए किन किन क्षेत्रों में रहा। तो उनका कहीं ना कहीं SLV-3 के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। प्रीलिम्स के लिए इसको जाना, मिसाइल मैन भी उनको कहा जाता है। अब इंडियन इसरो सैटेलाइट सेंटर जो है, इसरो सैटेलाइट सेंटर जो है, ये भारत की ही इसरो के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। और ये जो इसरो सैटेलाइट सेंटर है, इसरो सैटेलाइट सेंटर, ये बेसिकली भारत में जितने भी प्रकार के उपग्रह हैं उनको छोड़ने का काम करता है। जैसे आर्यभट्ट को इन्होंने 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा। आर्यभट्ट उस समय 340 kg के आसपास था, है ना, उसको छोड़ा गया, और ये USSR की जमीन से छोड़ा गया। भास्कर 1 को छोड़ा गया 77 में, रोहिणी छोड़ा गया 79 में, एप्पल छोड़ा गया आपके 19 जून 1981 को, सोर्स छोड़ा गया 1987 में। इसके अलावा इंडियन रिमोट सेंसिंग छोड़ा गया 1988 में। तो जितने भी अभियान है ये सारे के सारे यहाँ पर आपको याद रखने हैं। आर्यभट्ट काफी महत्वपूर्ण, याद रखेंगे आप। भारत का पहला कृत्रिम स्वदेशी उपग्रह ये आर्टिफिशियल जो है जो आर्टिफिशियल इंडिजीनियस सैटेलाइट है भारत का ये पहला। और ये इसके अलावा बहुत सारे अभियान और भी यहाँ पर छोड़े गए। सतीश धवन सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हरिकोटा जो है, इसका नाम 2011 में जो है 2001 में जो है हरिकोटा सेंटर कर दिया गया। और इसके बाद हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की बात करेंगे, अहमदाबाद में है। इसको अहमदाबाद का इसरो भी कहा जाता है। फिर ये मास्टर सेंटर फैसिलिटी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्टर सेंटर फैसिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक सेंटर कर्नाटका हसन के अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में भी है। और जो मास्टर कंट्रोल फैसिलेटर है, ये कर्नाटक के हसन में इसका एक सेंटर है, और दूसरा सेंटर जो है वो भोपाल में भी शुरू हुआ है। एक्चुअली में जब भी हम किसी दूरसंचार उपग्रह को हम भेजते हैं तो प्रक्षेपण करने के बाद उसकी निगरानी
के लिए जो है वहाँ से सेवाओं को कंडक्ट करना पड़ता है, और उस समय जो है वो ये मास्टर कंट्रोलर फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो इनसेट सीरीज जो हमने 82 से स्टार्ट की हो, जिससे हम आज की डेट में अपने इनसेट के माध्यम से चाहे अपना टीवी चला रहे हों, या जो पीसीओ पुराने समय में चलते थे वो चला रहे हों, या आज की डेट में जो मोबाइल चला रहे हों, वो सारा उसी का रिजल्ट। इसके अलावा जितने भी जी सेट्स हम चला रहे हैं, दूरसंचार उपग्रह, वो भी सारे के सारे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत का जो पहला दूरसंचार उपग्रह है वो एप्पल है, याद रखेंगे। 1982 में एप्पल को छोड़ा गया था भारत का पहला। तो मास्टर कंट्रोलर फैसिलिटर का हेडक्वार्टर जो है वो हसन और भोपाल में भी, याद रखेंगे। अब डीप स्पेस नेटवर्क की बात करें तो ये ब्यालालू में है, और ब्यालालू में है, और जो बेसिकली ब्यालालू है ये कर्नाटका के अंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी दूसरे ग्रहों पे अभियान डीप स्पेस में भेजे जाते हैं, उनका अगर कंट्रोल करना, उन पर निगरानी करनी है तो यहीं से होती है। जो चंद्रयान 2 हमने भेजा था 19 जुलाई 2019 को, वो बेसिकली जो संपर्क जब टूटा था आपके लैंडर और उसके रोवर से, लैंडर जो उसका था विक्रम और रोवर जो था उसका प्रज्ञान, तो वो जो पूरी की पूरी स्टडी पे कंट्रोल किया जा रहा था वो ब्यालालू से किया जा रहा था। और जो मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया जो भारत के पहले इंजीनियर साहब रहे, है ना, जिनके नाम पे सितंबर में जो है 15 तारीख को जो है वो विश्व इंजीनियर डे मनाया जाता है, तो वो जो है मोक्षकुंडम साहब जो है मूलतः यहीं के रहने वाले थे। इसके अलावा जो है ये आपका लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर, ये जो है एलपीएस, ये जहां पर हाइड्रोजन लिक्विड और लिक्विड ऑक्सीजन दोनों को मेज करके क्रायोजेनिक फ्यूल बनाया जाता है। तो ये बेसिकली बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु में बेसिकली इंजन यहाँ पे बनता है, और तिरुवनंतपुरम में जो है उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है, और महेंद्रगिरी में जो है उसकी टेस्टिंग होती है ना। तो ये आपको दिमाग में सेट करना है कि भाई ये लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर बेंगलुरु में है, और हमारे यहाँ इस पे काम कर रहे हैं इस समय, और भारत में जो है इस दिशा में काम किया जा रहा है ना। और ये जो है हमारे पास जो क्रायोजेनिक इंजन जो है 75 kg वाला, वो बेसिकली क्रायोजेनिक इंजन जो 75 kg का क्रायोजेनिक इंजन है, आप अगर देखें तो भारत में मिसाइलों में जितना भी 75 kg के क्रायोजेनिक इंजन यूटिलाइज किए जाते हैं, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, वो 75 kg वाला मिसाइल में यूज़ करते हैं। जबकि जो 20 kg के आसपास वाला होता है वो हम करते हैं लगभग मान के चलिए आपके GSLV MK3 में, और जो 25 kg के मतलब 25 kg के आसपास है वो हम बेसिकली करते हैं जो आपके चंद्रयान 2 वगैरह के लिए। तो ये आपको क्रायोजेनिक इंजन की रेंज आपको दिमाग में सेट करके रखना है। इसके बाद ये NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद में। MPPSC ने पूछा भी था एक बार कि नेशनल रिमोट सेंसिंग का एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है। ये रिमोट सेंसिंग IRS जो इंडियन रिमोट सेंसिंग है उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि पाठ्यक्रम थोड़ा ज़्यादा है, और वैसे भी हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है ना। इसके अलावा जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है, जो फिजिकल रिसर्च लैब है वो अहमदाबाद में है ना। इसके बाद जो है नेशनल रिसर्च मैग्नेटिक एजेंसी जो है, नेशनल रिसोर्सेस मैनेजमेंट एजेंसी, नेशनल रिसोर्सेस मैनेजमेंट एजेंसी, ये हैदराबाद में है। इसको भी आप याद रखेंगे, है ना। ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। तो लगभग मान के चलिए अब तकनीकी क्षेत्र में विकास हुआ, तो तकनीकी क्षेत्र के विकास, ये जो अभी तक हम बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट था। अब हम थोड़ा सा देखते हैं टेक्निकल फेज ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट। तो फेज ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट में दो चीजें हुई। एक तो भैया सबसे पहले जो टेक्निकल फेज हुआ उसमें रॉकेट्स हमने बनाए, दूसरा हमने सैटेलाइट्स बनाए। अब जो हमने रॉकेट बनाया वो भी दो तरीके के बनाए। एक हमने रॉकेट बनाया साउंडिंग रॉकेट, और दूसरे हमने बनाया जो है लॉन्चिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट क्या थे? वो रॉकेट जो एटमॉस्फेयर के अंदर जाके उसके इंटरनल स्पेस की स्टडी कर रहे थे, है ना। ऐसे रॉकेट जो इंटरनल स्पेस की स्टडी कर रहे थे, भाई ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं, वहां ओजोन छिद्र का पता लगा रहे थे, एटमॉस्फेयर में कितनी प्रकार की डिफरेंट लेयर्स होती हैं उसका पता कर रहे थे। तो रोहिणी 75 जो है पहला साउंडिंग रॉकेट था जो 1967 में छोड़ा गया था, जबकि वर्ल्ड लेवल पे नाइक अपाचे था। बाद में फिर RH-75, RH-65, RH-100 और ऐसे करके बहुत सारे जो है साउंडिंग रॉकेट यहाँ पे छोड़े गए। RH-200, RH-560, और रॉकेट के क्षेत्र में विक्रम साराभाई को जाना जाता है ना। रितु करियल श्रीवास्तव को जाना जाता है, उन्होंने रोहिणी 100, रोहिणी 200, रोहिणी 560 जैसे बहुत सारे जो है साउंडिंग रॉकेट भारत में छुड़वाए इनर स्पेस की स्टडी के लिए। इसके बाद जो है बात करेंगे हम लॉन्चिंग रॉकेट्स। तो इसमें SLV-3 है जो 3 चरणों वाला है, ASLV है, PSLV है, GSLV है। तो इसमें जो काम का है वो SLV-3 है। SLV-3 को 62 में APJ कलाम ने लाया, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया सैटेलाइट के लिए। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, चारों फेज में जो था वो सॉलिड प्रोपेलेंट यूज किया गया था। और उस समय यहाँ पर बहुत सारे
क्षेत्र में काम करते हुए जो है रोहिणी श्रृंखला को कलाम साहब के नेतृत्व में SLV-3 के क्षेत्र में काम किया गया। बाद में फिर इस दिशा में काम हुआ और उन्होंने रोहिणी 1 छोड़ा SLV से जो असफल रहा, रोहिणी 2 छोड़ा जो सफल रहा, रोहिणी 3 छोड़ा जो असफल रहा, रोहिणी 4 छोड़ा SLV-3 से जो सफल रहा। तो रोहिणी 1 और 4 जो 1 और 3 असफल रहा और 2 और 4 जो सफल रहा। सॉलिड प्रोपेलेंट छोड़ा गया था और पहला पाकिस्तान से छोड़ा गया था, जबकि हरिकोटा से पहला छोड़ा गया था रोहिणी 1 79 में जो असफल रहा था और 1980 में जो रोहिणी 2 छोड़ा था वो यहाँ पर ये सफल रहा था। ठीक है, तो SLV-3 पे देख लेंगे आप। अब बात करते हैं ASLV की। तो ASLV फास्ट फेज वाला था, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, पांचवा फेज। क्योंकि भैया मुझे पूरा GS का कंप्लीट टॉपिक है ना, यूनिट 7 पूरी कंप्लीट, यूनिट 9 पूरी कंप्लीट, यूनिट 10, यूनिट 8 पूरी कंप्लीट, टेक्निकल टॉपिक कंप्लीट कराने के साथ साथ मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स, इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट GS के और कंसेप्चुअल GS पूरा का पूरा अप्लाइड पोर्शन में करंट अफेयर्स से जोड़ के ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस कवर कराना है। तो निश्चित तौर पर समय कम है और हम कोशिश करेंगे अपने फास्ट ट्रैक कोर्स में इन चीज़ों को लेने की। तो ये हम ऑफलाइन में थोड़ा सा धीरे जाते हैं, ऑफलाइन में थोड़ा लिखवाने पे ध्यान होता है, ऑफलाइन में थोड़ा याद करवाने पे ध्यान होता है, ऑफलाइन में थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे यहाँ भी उस लेवल को हम बनाए रखें। तो SLV-3 के आगे ए लग गया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और ये 5 चरणों वाला जो सैटेलाइट था ये लॉन्चिंग व्हीकल लाएगा। और ये कुछ नहीं, SLV-3 का संशोधित रूप था। 79 में SLV-3 लाया गया और 87 में 8 साल बाद जो है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लाया गया, और ये भी पूरा का पूरा जो है ठोस चरणों वाला ही था। और सोर्स सीरीज छोड़ेगी, जो पहली सोर्स 1 असफल रही, सोर्स 2 असफल रही, सोर्स 3 और सोर्स 4 ये दोनों जो है यहां पर सफल रही। इसके बाद हम बात करेंगे, हमने यहां पर बात की ये सारी चीजों को लेकर, और फिर हमारा जो PSLV आ गया। और PSLV में हमने क्या किया, PSLV में हमने जो है यहां पर पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लाया। और पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में हमने खास बात ये करी कि जो पहला वाला चरण था और जो तीसरा वाला चरण था, इसमें हमने ठोस डाला, और पहले और तीसरे में हमने ठोस डाला, और पहले और तीसरे में हमने ठोस डाला। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में पहले में और तीसरे में हमने ठोस का यूज किया, और दूसरे में और चौथे में हमने लिक्विड प्रोपोर्शनल का यूज किया, ताकि स्पीड मेंटेन रहे और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। और सॉलिड प्रोपेलेंट को डालने के पीछे ये था कि भाई सॉलिड प्रोपेलेंट डालने से एक थर्स्ट या एक उछाल बल कहीं ना कहीं काम आए, और लिक्विड प्रोपोर्शनल का पहली बार यूज किया गया ताकि एक स्पीड मेंटेन रहे। और एक पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल थोड़ा डिफरेंट था। SLV-3 जो 79 में लाया गया था वो 4 चरणों वाला था, चारों में जो है वो सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया गया था। मतलब अभी तक जो पूरा का पूरा इसरो का प्रोग्राम लॉन्चिंग व्हीकल चल रहा था वो थ्रस्ट सिस्टम पर, उछाल बल पर आधारित था। और ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में भी 5 चरणों में ठोस चरणों का प्रयोग किया गया था, ठोस लिक्विड का प्रयोग किया गया था। पहली बार स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो लिक्विड प्रोपोर्शनल का यूज यहां पर किया गया। और ये यहां पर फिर इसमें भी 3 चीजें लाएगी। PSLV एक लाया गया कोर वर्जन, एक लाया गया स्टैंडर्ड वर्जन, और एक लाया गया आपका एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन। ठीक है, अपने काम का जो है वो ये है कि भाई कोर वर्जन जो था वो 0 से 700 kg तक की चीजों को छोड़ सकता था, और उसमें बूस्टर मशीन का यूज नहीं किया गया था, है ना। और जो हमारा जितने भी अभियान होते हैं, चाहे हमने मिराज अभियान के द्वारा बालाकोट में ऑपरेशन किया था, उस समय इसका यूटिलाइजेशन किया था, है ना। हमने जो मीका नाम की मिसाइल फ्रांस से लाई, हम उसमें भी इसका यूटिलाइज करते हैं। दूसरा PSLV का जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें बूस्टर मशीन का यूज किया गया है। 6 बूस्टर मशीन लगी हुई है। आजकल बूस्टर डोज चर्चा में है ना, अब ये बूस्टर मशीन आ गया बीच में, तो बूस्टर मशीन जो है यहाँ पर मोटर जो है लगाई गई 6, और ये करीब 1500 kg के सामान को उठा के ऊपर ले आ सकता है। और PSLV का जो XV वर्जन है उसमें बूस्टर मशीन का यूटिलाइजेशन किया गया, और उसमें जो है उसकी जो स्पीड है थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये PSLV से संबंधित जितनी उड़ानें हैं उनको हम करंट अफेयर्स में जोड़ करके आपको बता ही देंगे काम का। काफ़ी 50 के ऊपर की उड़ानें अब तक सफल हो चुकी हैं और इस दिशा में काम चल भी रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे GSLV की। तो GSLV के पहले फेज में सॉलिड का यूज़ किया गया 2001 में, फिर GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आया गया, दूसरी में लिक्विड का यूज़ किया गया, तीसरे में हमने क्रायोजेनिक इंजन लगा दी जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया गया। और ये GSLV के 3 चरणों के बाद हमने 17 तक GSLV MK1, MK2, MK3 पे काम कर लिया। अभी हमारा काम MK1, MK2, MK3 पे चल रहा है। जो GSLV MK1 है वो हमने विदेशी सहयोग से बनाया हुआ है, और जो 2 है वो इंडिजीनियस हमारा स्वदेशी है, और 3 जो है वो इंटरनेशनल मानकों के आधार पर हमने बनाया। भविष्य में हम इसके बाद भी RLV जो है रिवर्स लॉन्चिंग व्हीकल, RLV पैड रिवर्स लॉन्चिंग व्हीकल का एक्स्ट्रा वर्जन, और अवतार एरोबिक व्हीकल फॉर एटमॉस्फेरिक
जो है रिसर्च पे काम कर रहे हैं और इस पे करीब हमारी सरकार 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा भी भविष्य में करने वाली है। तो हमारे अभियान अभी भी तेज़ी से चल रहे हैं और ये GSLV MK1, MK2, MK3 इस पे हम तेज़ी से काम कर रहे हैं, है ना। ये देखेंगे आप GSLV MK1, MK2, MK3, है ना, सारे सफल अभियान है। सत्यभामा सेट पूछ लिया था एक बार PSC ने, तो हम ये अभी RLV लॉन्चिंग व्हीकल, रिवर्सिबल लॉन्चिंग व्हीकल पे काम चल रहा है। जैसे अमेरिका के पास ऑलरेडी पहले से जो डिस्कवरी, अटलांटिस, कोलंबिया, चैलेंजर, एडवेंचर इस प्रकार के रॉकेट प्रयोग में लाए जाते हैं। 2013 से उन लोग इस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी उन लोग ओरियन लेके आ गए और अभी उनके रॉकेट का विकास कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। तो वो डिस्कवरी, अटलांटिस, कोलंबिया, चैलेंजर, एडवेंचर जैसे लॉन्चिंग रॉकेट्स पे काम कर रहे हैं। तो हम भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और हम भी अब उसके उनके तरह ओरियन पे काम कर रहे हैं और ओरियन ORION ओरियन के तर्ज पर ही हम जो है रिवर्सिबल लॉन्चिंग व्हीकल बना रहे हैं। ये अगर बन जाता है तो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों की लागत काफी घट जाएगी। कई क्षेत्र में हम काम करेंगे। मुख्य परीक्षा में इसको विस्तृत तरीके से पढ़ाया जाएगा। और हमने जो स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट साथ में छोड़ा था, या हमने 2014 में केयर कार्यक्रम छोड़ा था, हमने जितने भी अभी 2020-22 में हम जो गगनयान छोड़ रहे हैं, जिस पर हमने व्योम मित्र को इसरो को सहयोग से भेजने का निर्णय लिया है, जो भी PSC ने पूछा था, वो सारे के सारे जो है रिवर्सिबल लॉन्चिंग व्हीकल पर बेस्ड हैं। और गगनयान 1 हम 20 में छोड़ चुके हैं, गगनयान 2 हमको 21 में छोड़ना था, थोड़ा प्रोग्राम लेट हो गया हमारा, अनमेंडेड है, और गगनयान 3 भी थोड़ा 1 साल लेट हो गया। तो ये सारे अभियान हम भेज रहे हैं और हमने व्योम मित्र जो है गगनयान के ऊपर ही रिसर्च करने के लिए भेजा था। और दुनिया में ऐसा नहीं है कि भाई हम ही काम इस दिशा में कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे स्पेस स्टेशन बने हुए हैं। एक 1971 में जो है सैल्यूट नाम का स्पेस स्टेशन बना हुआ है और ये पहला सैल्यूट स्टेशन है, ये USSR के द्वारा बनाया गया। दूसरा जो स्टेशन है वो अलमात्र नाम से बना हुआ है, अलमात्र, अलमाज बोलते हैं उसको, अलमाज, ये 73 में बना हुआ है। तीसरा है स्काई लैब है, ये भी USSR वालों की। चौथा मीरा है जो 86 में उन्होंने बनाई। तो USSR स्पेस के अंदर बहुत पहले से काम कर रहा है, उसका एक इंटरेस्ट था और उसने सल्यूट बनाया 71 में, 73 में उसने जो है अलमाज बनाया, स्काई लैब बनाया 73 में 79 के बीच में, मीरा बनाया 86 से लेकर 2003 के बीच में। फिर सबने 16 देशों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया और अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पर जो है 16 देश मिलकर के जो है 420 टन तक का हम वजन वहां पर ले आ सकते हैं, उसकी वर्किंग पर इस दिशा में काम करें। भारत भी इसका एक सहयोगी देश है। गगनयान 1, 2, 3 के बाद पूर्ण रूप से हम जुड़ने का प्रयास इस दिशा में कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा का सहयोग है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के 22 देश ऑलरेडी पार्ट है, रशिया पार्ट है, जापान पार्ट है, कनाडा इज आल्सो पार्ट है ना, इंडिया इज आल्सो मेंबर। तो स्पेस के अंदर एक बड़ा प्रयास करें और हमारा एक इसमें बड़ा मिशन चल रहा है अवतार को लेकर, जो हम एरोबिक व्हीकल फॉर एडवांस ट्रांस एटमॉस्फेरिक प्रोजेक्ट पे 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और ये हम जो रॉकेट है इसका 100 टाइम यूज कर सकते हैं। अभी RLV का हम 10 बार कर रहे हैं, RLV पैड का हम 20 बार कर रहे हैं। तो ये हम अवतार पर भी काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा उपलब्धि एरोबिक व्हीकल फॉर एडवांस ट्रांस एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च, जो 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा अंतरिक्ष में, इस दिशा में काम कर रहा है। तो ये लगभग हमारे आपको हमने यहाँ पर कुछ चीजें बताई। अब हम उपग्रह पे जाने का प्रयास करें तो भाई हम यहाँ पर जितने भी अभियान भेज रहे हैं ऑन द बेसिस अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर हम बहुत सारे उपग्रह या सैटेलाइट भेज रहे हैं। अभी तक की क्लास में हमने आपको रॉकेट के बारे में बताया कि हमारे यहाँ साउंडिंग रॉकेट क्या है जो इनर स्पेस की स्टडी के लिए काम करते हैं, और हमने बात करी आउटर स्पेस के बारे में, हमने डीप स्पेस के बारे में बात करी, और हमने बताया कि रॉकेट में भी साउंडिंग रॉकेट जो इनर स्पेस की स्टडी करते हैं, लॉन्चिंग रॉकेट जो है आउटर स्पेस की स्टडी करते हैं। इसके अलावा भी दूसरे ग्रहों पर भी जाकर हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, पैलोड के आधार पर, ऑर्बिट्स के आधार पर और यूटिलाइज के आधार पर। कुछ हम देख लेते हैं माइक्रो लेवल पे क्या है, मैक्रो लेवल पे क्या है ना। कुछ छोटे छोटे हमने 1 kg के नीचे वाले छोड़े हैं, पिको सैटेलाइट। 1 से 10 kg के बीच वाले हमारे नैनो, है ना। 10 kg से लेकर 50 kg के बीच में है माइक्रो, 50 kg से लेकर 100 kg के बीच में है आपके मिनी, और 100 kg से लेकर 1500 के बीच में है स्मॉल, और 1500 kg के भी ऊपर के हम छोड़ रहे हैं वो है हैवी टाइप के, है ना। तो मैक्रो लेवल पर कौन कौन से हैं, माइक्रो लेवल पे कौन कौन से। माइक्रो लेवल पे हमारे 1 kg से स्टार्ट होकर के जो है वो 50 kg तक है माइक्रो लेवल पे। 1 kg वाला के नीचे वाला पिको, 1 से 10 वाला नैनो, और माइक्रो के अंदर तीसरा है माइक्रो सैटेलाइट कुछ जो 10 kg से 50 kg तक है। अब माइक्रो के बाद जो है मैक्रो में 50 kg से 100 वाला मिनी है, फिर 100 से 1500 वाला स्मॉल है, और 1500 के ऊपर वाला भी जो है वो हैवी है। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्बिट्स के कक्षा के आधार पे, जो सन सिंक्रोनाइजेशन के आधार पे, है ना,
ये कहाँ कहाँ पे हम अपने सैटेलाइट्स को डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो ये सन सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन देख सकते हैं, हम अपने सैटेलाइट को यहाँ पे ले आके रख रहे हैं। सन स्टेशनरी इसमें इस तरीके से सीधे रख रहे हैं। जियो सिंक्रोनाइजेशन हमें इस तरीके से रख रहे हैं, और जियो स्टेशनरी हम बिल्कुल ये इक्वेटर पे इस तरीके से रख रहे हैं। तो ये एक क्रम यहाँ पर हमने आपको बताया कि भाई सन सिंक्रोनाइजेशन में क्या होगा कि कुछ झुका हुआ रहेगा, है ना, मैपिंग वगैरह के लिए। और सन स्टेशनरी में क्या होगा, वो इस तरीके का रहेगा कि सीधा लंबवत रहेगा, है ना। उसके बाद जियो सिंक्रोनाइजेशन में जो है वो विषुवत रेखा से कुछ थोड़ा झुका हुआ रहेगा, और जो जियो स्टेशनरी है उसमें जो है बिल्कुल स्थिर रहेगा ना। चारों आप उपग्रह के पैटर्न देख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर जो ज़रूरी है। और ये बहुत सारे हमने पैनोक्रोमेटिक कैमरेज वगैरह लगा के रखे हैं, और इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत सारे अभियान हम यहाँ पर भेज के चल रहे हैं। तो अभी हम ये कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और कुछ उसमें बुनियादी बातों को हम यहाँ पर सैटेलाइट प्रोग्राम के अंदर तथ्यात्मक तरीके से कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरिक्ष के निर्धारण में समुद्र तल से 100 किलोमीटर के ऊपर की जो लाइन होती है उसको कॉर्मन लाइन कहते हैं ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या होता है, जब समुद्र तल से लेकर के 100 किलोमीटर की हाइट पर से, समुद्र तल से लेकर के 100 किलोमीटर की हाइट पर से जो बेसिकली अभियान यहाँ पे छोड़े जाते हैं, जो बेसिकली अभियान छोड़े जाते हैं उनको जो है हम बेसिकली कहते हैं कॉर्मन लाइन। मतलब सीधा यहाँ पर ये है, यहाँ पे सीधा मतलब ये है यहाँ पर कि आपने बात करी यहाँ पर कहाँ से, आपने बात करी आप किसी भी अभियान को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। सपोज करिए आप यहाँ पर, ये आपका, ये बेसिकली मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। आप मान लीजिए ये आपका अर्थ है, और ये अर्थ से यहाँ पर ये समुद्र तल से, तो यहाँ से ये एटमॉस्फेयर हो गया और ये आपका अंतरिक्ष हो गया। तो ये कुल मिलाकर के जो वायुमंडल है, यहाँ से 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जहाँ से आप रॉकेट्स को छोड़ते हैं, इस लाइन को जो है वो कॉर्मन लाइन कहते हैं। जहाँ से ये रॉकेट्स छोड़े जाते हैं, थियोडोर वॉन कॉर्मेन के नाम पर इसका नाम है रखा गया। नासा इसको 80 किलोमीटर मानता है, इसरो इसको 100 किलोमीटर मानता है। और 1905 में फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। उस समय नासा ने इसको जो है 80 किलोमीटर माना था कॉर्मन लाइन को, इसरो वाले इसको जो मानते हैं वो 100 किलोमीटर मानते हैं। और आज अंतरिक्ष 3D से जो है कहीं ना कहीं 4D हो चुका है, और ये जो 4D हो चुका है इसमें टाइम को भी कहीं ना कहीं जोड़ लिया गया। तो ये 4D हो गया, इसलिए इसको जो है स्पेस टाइम भी कहा जाता है। और ये जो चौथा वाला मॉडल 4G जुड़ा हुआ है, इसको स्पेस टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में मिंकोवस्की स्पेस भी कहा जाता है, मिंकोवस्की स्पेस भी कहा जाता है। और आर्थर क्लार्क ने पहली बार यह बताया था कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अंतरिक्ष में वस्तुएं जो है वो स्थायी रहने की आदि हो जाती हैं, और वहीं से इस कॉन्सेप्ट पे काम चालू हो गया था। तभी से ये आर्थर क्लार्क की अवधारणा को पकड़ के हमने रॉकेट और सैटेलाइट वहां पर भेजना चालू कर दिया। और फुटबॉल के साइज का स्पुतनिक 1 हमने पहली बार भेजा था 7 अक्टूबर 1957 को ना। स्पुतनिक 1 की डेट याद रखेंगे, 7 अक्टूबर 1957। एमपीपीएससी में कुछ भी पूछ लेता है, तथ्यात्मक चीजें याद करके चलेंगे ना, घबराना नहीं। फिर एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। 65 करके आओगे 66 पे ओबीसी सिलेक्शन रुक जाएगा आपका, है ना। 69 करके आओगे 70 पे जनरल सिलेक्शन रुक जाएगा आपका। तो बहुत दिक्कत भी, एक एक क्वेश्चन का बहुत वेटेज है, फिर बहुत अखरती है ना कि भाई मेरा ये वाला क्वेश्चन रह गया, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। और ये तमाम बातें यहाँ पर हो गई। अब जो है गैलीलियो को दुनिया में जो है वो अंतरिक्ष ऑब्जर्वेशन का जो है फादर कहा जाता है, और इस क्षेत्र में बहुत सारे काम भी हुए। नासा ने पहली जो ऑब्जर्वेटरी बनाई थी वो 68 में बनाई थी। इस दिशा में बहुत से काम किए गए, है ना। हमारे काम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमको वो देखना है। मैंने अभी कुछ के एग्जाम्पल बताए थे भाई। हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा लार्ज सैटेलाइट होते हैं 3000 kg के ऊपर वाले, हमारे एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं 3000 kg के ऊपर वाले, 3000 kg के ऊपर वाले जो हमारे एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जो वजन वाला एक्स्ट्रा लार्ज सैटेलाइट है वो है जीसैट, है ना, जीसैट 11। तो ये जीसैट जो 11 है वो 3000 kg का है भैया, एक्स्ट्रा लार्ज सैटेलाइट है। और हमारे लार्ज सैटेलाइट जो है वो है आपके माइक्रोसेट आर है, जो आपका 500 से लेकर 3000 kg के बीच में। मिनी सैटेलाइट आप एलिसा है, स्मार्ट है, एलिसा है, स्मार्ट 1 है ना। मिनी वाला कौन है भाई, एलिसा है, स्मार्ट 1 है ना, याद रखेंगे। ये आपका भारत का एक तो हो गया भैया जी, जो है आपके यहाँ पर जीसैट 11 है ना। ये वाला जो है जीसैट 11, ये जीसैट 11 सबसे बड़ा है, जो एक्स्ट्रा लार्ज है 3000 kg के ऊपर। और जो लार्ज है वो है आपका माइक्रोसेट आर। माइक्रोसेट आर जो है वो 500 से लेकर के 300
के आसपास है, 500 से लेकर के जो है वो 300 के आसपास है, 500 से लेकर के जो है 300 के आसपास है, 500 से लेकर के 300 के आसपास है ना। यहाँ पर आपको याद रखना है ये चीज, 500 से लेकर 300 के आसपास है। ठीक, एक बार फिर से देख लेंगे। और ये वाला देखेंगे आप, ये आपका हो गया आपके G-सेट ER हो गया, और ये हो गया आपका माइक्रोसेट R। इसके बाद मिनी में देखेंगे आपका ये एलिजा है और आपका ये स्मार्ट एक है ना, ये मिनी है जो 100 से 500 पेज। और माइक्रो लेवल पे देखेंगे एस्ट्रीड एक है, एस्ट्रीड एक माइक्रो है, एस्ट्रीड एक नाम अच्छे से याद रख लेंगे। और नैनो जो है 10 kg के वजन वाला, 1 से 10 kg के वजन वाला, वो है एक्स्यू क्यूब और कलाम सेट V2। उसका पीको जो 1 kg से भी कम है ना, मतलब कि 1 kg से ग्राम में मान लो 64 ग्राम का है, 64 ग्राम का सैटेलाइट है। ये कलाम सेट नाम ही उसका है, कलाम सेट, जो कि पीको सैटेलाइट है ना। ये एक थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। एक बार फिर से देख लेंगे। पीको का एग्जांपल हमने बताया, 1 kg से कम 64 ग्राम का जो है कलाम सेट। उसके नैनो हमने बताया आपको कलाम सेट V2 और एक्सो क्यूब, ये नैनो है। माइक्रो में हमने बताया आपको एक्ट्रीड 1, मिनी में हमने बताया आपको एलिजा और स्मार्ट एक, और आपको यह एक्स्ट्रा लार्ज में हमने बताया G-सेट। ठीक है, सब याद रखना पड़ेगा। इस बार व्योम मित्र पूछ लिया था है ना, अगली बार पता है क्या पूछेगा, तो उसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि क्या पूछेगा, आपको पढ़ के सब जाना है ना। हम शंखनाद कार्यक्रम में बेसिक उद्देश्य ये लेके आए कि छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ सब लेना है। तो ये जितने चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। SLV 3, SLV, PSLV हमने बताई दी आपको है ना। SLV पे हमने चर्चा कर ली कि 79 में बना जो है ये 4 चरणों में ठोस वाला था। ASLV पे हमने बताया कि 87 में बना, 5वां चरण ठोस वाला था। उसके बाद फिर हमने ऑपरेशनल लॉन्चर्स के बारे में बात की, साउंडिंग रॉकेट की, जो इनर स्पेस की स्टडी के लिए किया जाता है। हमने रॉकेट साइंस के पूरे कॉन्सेप्ट को बताया, और हमने साउंडिंग रॉकेट वर्ल्ड का जो पहला वो नाइक अपाचे बताया, और हमने बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ पे है ना। और एक चीज़ जो हमसे यहाँ पर पढ़ाते समय छूट गई, जो काफ़ी काम की है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं है ना। ये रिवीजन तो आप करते रहिए, हमें आपको सब PDF प्रोवाइड कर देंगे, वो सब मिल जाएगा। नोट्स की कोई कमी नहीं है, दुनिया में नोट्स ही इस समय बहुत ज़्यादा है और कहीं नहीं। ये जो 64 का ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, ये सिकोम उपग्रह है ना, ये याद रखेंगे, सिकोम उपग्रह, ये वाला, ये सिकोम उपग्रह याद रखेंगे, सिकोम उपग्रह। ये जो 64 में आपके टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, ये इसको जो है सीधा प्रसारण करने के लिए सिकोम उपग्रह का यूटिलाइजेशन किया गया था। सिकोम उपग्रह है ना। तथ्यों पर विशेष ध्यान दें ना, जितनी ज़्यादा आप तथ्यों को पढ़कर याद रखेंगे, कंसेप्ट क्लियरिटी रखेंगे, आपका रीड एंड डाइजेस्ट विंडो सिस्टम जितना अच्छा होगा, परीक्षा के सफलता को प्राप्त करने में आपकी संभावनाएं उतनी ज़्यादा होगी। और कतई कहीं निराश नहीं हो, हताश नहीं हो है ना। असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करें और क्या गलती रहेगी उस पर काम करें। तो ASLV जो है 3, ये मैंने आपको बताया था कि ASLV 3 जो है इसका परीक्षण किया गया, और ये जो है बेसिकली ASLV 3 को लेकर APJ कलाम के योगदान पर मैंने चर्चा करी थी, इसके पूरा अभियान मैंने बताया था। ASLV के बाद मैंने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को पूरा डिटेल में समझाया था। फिर PSLV का डेट याद रखिएगा, 20 सितंबर 1993 को है ना, PSLV पे चर्चा करी थी डिटेल में। और ये अमेजेनिया 1 करके अभी ये चर्चा में है, जो 28 फरवरी 2021 को करीब अमेजेनिया 1 जो है ब्राज़ील का है, इसको छोड़ा गया PSLV C51 के द्वारा। ये लेटेस्ट जो है PSLV की उड़ान है। तो निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न करंट अफेयर्स में बन सकता है। हालांकि मैं करंट अफेयर्स पढ़ाते समय ये टॉपिक को निश्चित तौर पे फिर से जो इस टॉपिक से रिलेटेड करंट है उसको कवर करूँगा, परंतु आप ये इसको अमेजेनिया को याद रखेंगे है ना। ये 28 फरवरी 2001 है ना। सत्यभामा सेट पूछ लेते एक बार है ना, बहुत सारे करंट अफेयर्स में हम जोड़ेंगे सारी चीज़ों को। तो ये देख लेंगे आप, ब्राज़ील का था अमेजेनिया 1 और C51। इसके GSLV 1 का डेट याद रखेंगे आप, 18 अप्रैल 2001 GSLV MK1 MK2 MK3 है ना, याद रखेंगे। कौन कौन से अभियान कहाँ छोड़े गए है ना, इसको देख लेंगे, रोक करके वीडियो को देख लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके साथ ही साथ जो है हमने आपको इसमें जो कुछ चीज़ें बताई है, साउंडिंग रॉकेट पे मैंने चर्चा की आपको कि साउंडिंग रॉकेट तिरुवनंतपुरम से जो छोड़ा गया था अमेरिका का, वो नाइक अपासा था पहला, और भारत का जो था वो रोहिणी आपके 75 था। और इसके अलावा रोहिणी 100, रोहिणी 200, रोहिणी 300, रोहिणी 560 ऐसे भी जो है ये जो है बहुत सारे हमारे रॉकेट छोड़े गए। क्रायोजेनिक इंजन को लेकर भी चर्चा हमारी हुई है लंबी। तो लगभग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ये चीज़ आपको पढ़नी चाहिए है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। विक्रम साराभाई विशेष तौर पर देख लें है ना, शताब्दी वर्ष था तब प्री में क्वेश्चन पूछा था। आर्यभट्ट को लेकर ध्यान रखें, आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को यहाँ पर छोड़ा गया था। आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को जो है यहाँ पर छोड़ा गया था।
तो आर्यभट्ट को थोड़ा एक बार यहाँ पर जरूर देख लें। और इसके बाद जो है आपका आर्यभट्ट के बाद जो भास्कर 1, ये 79 में छोड़ा गया था। और उसके बाद फिर रोहिणी सीरीज जो छोड़ी गई थी वो 80 में छोड़ी गई थी, है ना। ये कुछ अभियान जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको जो है यहाँ पे देखते चलना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक जो है कल्पना 1 2002 में, पहले इसका नाम मेट सेट था, अभी कल्पना 1 हो गया। काटो सेट 1, है ना। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 देख लेंगे आप, है ना। मंगल अभियान मैंने आपको बता ही दिया। तो लगभग जितने अभियान हो सकते थे 2021 के खासतौर से आप जरूर देख लें। जो इसरो का 51वां अभियान था PSLV का, वो हमने अमेजोनिया जो ब्राजील के उपग्रह है प्लस 18 और उपग्रह भी यहाँ पर छोड़े गए। आर्यभट्ट से क्वेश्चन आ सकता है, आर्यभट्ट को पुनः देख लें, 19 अप्रैल 1975, है ना। और सोवियत संघ के द्वारा इसको छोड़ा गया था बैंगनूर से। भास्कर 1 79 में छोड़ा गया था 7 जून को, है ना। भास्कर 2 छोड़ा गया था 20 नवंबर 81 को। MPPSC ने एक बार सत्यभामा सेट पूछ लिया था, ये एक शैक्षणिक संस्थान का उपग्रह था, ग्रीन हाउस गैसों के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था, सत्यभामा सैटेलाइट, है ना। और सत्यभामा सैटेलाइट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेगा ट्रॉपिक्स से जो 2011 में फ्रांस के सहयोग से छोड़ा गया था भारत के साथ। सरल है जो 2011 में छोड़ा गया था भारत के साथ फ्रांस के साथ। एक जुगनू करके अभियान छोड़ा था जो मेगा ट्रॉपिक्स के साथ ही छोड़ा था, और वो भी 2011 में छोड़ा था क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित रिसर्च के लिए, है ना। ये मेगा ट्रॉपिक्स को लेकर अभी चर्चा में कर रहा था आपको। 12 अक्टूबर 2011 को मेगा ट्रॉपिक्स छोड़ा गया था। इसके अलावा सरल छोड़ा गया था आपके 25 फरवरी 2013 को, है ना। मैं 11 बोल गया था, उसको सुधार लेना, 2013 में छोड़ा गया था। और ये लगभग मान के चलिए जितने अभियान, मिशन शक्ति इस समय चर्चा में 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है हमने छोड़ा है, और ये लाइव सैटेलाइट को हमने ध्वस्त करने के लिए एक शक्ति डेवलप करी है, मिशन शक्ति प्रोजेक्ट। और ये भारत विश्व का एक प्रमुख देश बन गया है जो इस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर चुका है। हम 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी लाइव सैटेलाइट को गिरा सकते हैं। और एंटी सैटेलाइट मिसाइल हमने जो है डेवलप किया हुआ है, और ये मिशन शक्ति के नाम से हमारा प्रोजेक्ट चला। चंद्रयान 1 पे चर्चा हो चुकी है, चंद्रयान 2 पे हो चुकी है, भविष्य में 3, 4, 5 पे चर्चा हमने कर ली है स्मार्ट एनवी नाम से। मंगलयान अभियान पे चर्चा हो चुकी है ना। इसके अलावा मंगलयान अभियान की सफलता आपको पता ही है। इनसेट प्रोजेक्ट पे चर्चा हो चुकी है, और निश्चित तौर पे अवतार पे हमने चर्चा की है अभी। एरोबिक व्हीकल फॉर ट्रांस एटमॉस्फेरिक रिसर्च जो 2025 में 8000 करोड़ के टारगेट से छोड़ा जाएगा। और निसार अभियान मैंने आपको करंट अफेयर्स से भी जोड़ के बताया था कि भारत और अमेरिका की नासा जो है वो निसार पे काम कर रहे हैं। 2021 में प्रोजेक्ट जाना था, कोरोना के चलते थोड़ा लेट हो गया। ग्लोनास अभियान जो रशिया का एक GPS सिस्टम पर बेस्ड है। बियाडू जो है चाइना का एक कार्यक्रम है। गैलीलियो यूरोपीय यूनियन का एक कार्यक्रम है। इस तरीके से भारत ने जो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे काम किया हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। लॉन्ग मार्च 5 के नाम से जो है आपके चाइना इस समय एक अभियान पे काम कर रहा था। ये कुछ चीज़ें आप देख लेंगे, और ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इसको हम PDF के रूप में आपको दे देंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये आफ्टर लेक्चर जो है PDF जो भी हमारा बैच ज्वाइन करेंगे उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक बार बैच के बारे में थोड़ा डिटेल में फिर से डिस्कस कर दूं कि अभी हमारा ये यूनिट 7 का लेक्चर हमने यहाँ पर कराया उपग्रह व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हमने आपको बढ़िया तरीके से कराया। हमने उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के आपको यहाँ पर क्या बताया, पूरा बेसिक पढ़ा दिया काम का, और हमने इसका एक सामान्य कंसेप्ट डेवलप कर दिया जो कि प्रिलिमिनरी के लिए ज़रूरी है। अब एप्लीकेशन में जो है 2 चीज़ें आती हैं। एप्लीकेशन में आता है आपका एक तो नोट्स, है ना, जो आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर आप यहाँ पर 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर में समय है आपके पास और आंसर लिखकर या टॉपिक नोट्स बनाकर देख सकते हैं, तो ये आपके मेंस पर भी कहीं ना कहीं आपका फोकस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे एक अच्छा खासा आप लिख सकते हैं। तो अब यूनिट 7 में हमने जैसे एक टॉपिक पूरा कवर कर दिया। अब इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक मान लीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है। जैसे पिछली बार पिरामिड को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, है ना, बायोडाइवर्सिटी,
बायोडाइवर्सिटी, और इसके अलावा जो भी आपका पॉल्यूशन वाला टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है ना, ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर हम कवर करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली डायरेक्टली इसका टॉपिक है। फूड प्रोसेसिंग भी कहीं ना कहीं, फूड प्रोसेसिंग इंडिया जो है इसको भी हम मेगा फूड पार्क के संदर्भ में समझेंगे। ये सारे टॉपिक प्लस साथ ही साथ जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से संबंधित मौलिक सिद्धांत और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें, ये सारे भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यूनिट 7 को लगभग कंप्लीट हम कराएंगे। इसी तरीके से यूनिट 9 होने वाली है, इसी तरीके से यूनिट 10 होने वाली है, इसी तरीके से यूनिट 8 होने वाली है टेक्निकल लेवल। और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री होगी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, आगामी वीडियो में मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश का जीके और करेंट, साथ ही साथ जीएस में ज्योग्राफी, जीएस के अलावा जो इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के चीज़ें, इंडियन वर्ल्ड से जुड़ के चीज़ें, हिस्ट्री में प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक काफ़ी कठिन क्वेश्चन आए थे इस बार, पॉलिटी का पूरा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन, और साथ ही साथ इकोनॉमी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन को जोड़कर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी एनर्जी सब करा देंगे। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। हमारा ये जो आपका व्हाट्सअप में मोबाइल नंबर है, कॉलिंग भी है ये 95849282 और 52, इस नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है। इस नंबर पर आपको 3 काम करने हैं। पहला अपना नाम, नेम, दूसरा आपका मीडियम, है ना, और तीसरा आपका कोर्स, और आप कहाँ से हैं ये लिख करके आपको हमारे को जानकारी भेजनी है। हम आपको बताएंगे हम आपको किस तरीके से हमारी सारी क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, प्लस कुछ लाइव वीडियो है वो भी प्रोवाइड कराएंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे प्रीलिम्स के हिसाब से। और पूरे हमने आपको बताया था कि हमारे प्रीलिम्स का जो टोटल कोर्स का फीस है वो 2100 रुपये है, जो एक ही बार में आपको पे करना है। और मेंस की फ़ीस जो है हमारी वो 3000 रुपये है, जिसको आप 1-1000 करके 3 बार में पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कोर्स 5100 रुपये का है, जिसमें प्री प्लस मेंस हम कराएंगे। आप चाहे तो प्रीलिम्स ज्वाइन कर सकते हैं 2100 देकर, चाहे तो 3000 देकर सिर्फ मेंस के आंसर राइटिंग वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3 और पेपर 4, 5, 6 भी कराएंगे, और चाहे तो आप दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर जुड़ें, जरूर करें, और इस तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, मन लगाएं, कहीं हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, सफलता जरूर मिलेगी आपको। लगे रहिए, मेहनत करिए, हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है ना, और मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा साहब, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। और आपको लगातार 1-1 सेकेंड, 1-1 मिनट, 1-1 दिन, 1-1 वीक और 1-1 मंथ का प्लान बना के काम करना पड़ेगा। और टॉपिक वाइज एग्जाम प्लानर बनाकर आप काम करिए, और खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। और आपके पढ़ने की इस मुहिम में मैं महेंद्र मूले अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रम जीएस गुरु क्लासेस के माध्यम से आपके साथ हूँ। साथ ही साथ हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं मॉर्निंग में 7 बजे से 11, और बहुत जल्दी आफ्टरनून में भी 7 से 7 हम चालू करने वाले हैं। तो आप हमारी ऑफलाइन कक्षाएं भी हमारे बालाघाट शहर में हमारे जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आके डिटेल लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ। शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये चीज़ें पहुंचाइए, ताकि इसका फ़ायदा उन लोगों तक भी पहुंचे जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के कारण जो है अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते हैं बाहर जाके, और जो है उनको कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी से जूझना पड़ता है। तो उन तक भी ये चीज़ें पहुँचाएँ, ताकि उनका भी हौसला बना रहे और वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।